स्टॉप ईटिंग मीट। ठीक है, ऑन कर दिया, ओके। तो ये हमारा इंग्लिश की एक्सरसाइज नंबर 3 है 1.2 में, ओरल कम्युनिकेशन। और उसमें 5 टॉपिक थे, 5 में से 2 टॉपिक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज का टॉपिक है ऑल ऑफ अस शुड स्टॉप ईटिंग। तो इसमें कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे एग्री के लिए क्या क्या चीज़ें आते हैं और डू नॉट एग्री या नॉट एग्री। जी, एग्री कौन करता है? हमें गोश्त खाना छोड़ देना चाहिए। और कौन ये डिसएग्री करता है कि नहीं, गोश्त खाना छोड़ना नहीं चाहिए, गोश्त तो खाना नहीं चाहिए? डिसएग्री। डिसएग्री का क्या मतलब? खाना चाहिए। आपका नाम क्या है? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा कहते हैं कि इस बात से वो डिसएग्री करते हैं। ऑल ऑफ अस शुड स्टॉप ईटिंग मीट। आप एग्री करते हैं? कौन? ऑल ऑफ अस शुड स्टॉप ईटिंग मीट। सही है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि हमें मीट खाना छोड़ देना चाहिए। यहाँ मीट से मेरी मुराद गाय का गोश्त है। सही है, आप लोग एग्री करते हैं इससे, इस बात से, या डिसएग्री करते हैं? डिसएग्री करते हैं। अलीना डिसएग्री करती है। और कौन कौन डिसएग्री करता है? आप भी? उस्मान एग्री? उस्मान। और डिसएग्री करते हैं आप? क्या नाम है आपका? उसामा। और डिसएग्री करती हैं आप भी? क्या नाम है आपका? महनूर। अब आपको वजह बतानी है सबको, ठीक है। पहले वजह मैं बता देता हूँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ठीक है। जो मीट खाना है, मीट, वो दरअसल सूरत हाल ये है कि जो हम गोश्त खाते हैं वो भी रेड वाला। रेड वाले का मतलब गाय का। वो तो जो रेड वाला गोश्त होता है वो असल में गोश्त खाते क्यों हैं, पहले ये समझना चाहिए। गोश्त में होता है प्रोटीन, सही है। और आपके बॉडी को नीड होती है प्रोटीन की, ठीक है। आपको बॉडी को 2 चीज़ों की नीड होती है, कार्बोहाइड्रेट की और एक प्रोटीन की। कार्बोहाइड्रेट तो आपको मिल जाते हैं, ये जो आप आलू खाते हो, रोटी खाते हो, गंदम खाते हो, इससे आपको चावल खाते हो, कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं बॉडी को। और अब चीज़ क्या चाहिए होती है? प्रोटीन। प्रोटीन के लिए आपको खाना पड़ता है गोश्त, अंडे, मछली, सही है। दालों में भी प्रोटीन होता है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रोटीन की ज़रूरत हम पूरी करते हैं गोश्त खा के, सही। अच्छा, अब गोश्त खाते हैं तो ज़रूरी है कि गोश्त को सही तरीक़े से ज़िबा किया जाए। हमारे यहाँ इस्लाम में जो तरीक़ा है कि आप जानवर को सही तरीक़े से ज़िबा करेंगे। ज़िबा करने का मतलब क्या होता है कि वो जब उसको काटते हैं तो खूब तड़पता है। वो तड़प नहीं रहा होता, बल्कि वो ज़ोर लगा के बॉडी में जितना खून होता है वो सारा उसकी गर्दन कटी हुई जगह से निकल जाता है। तो अब वो गोश्त में उसके खून नहीं रहता, लिहाजा वो गोश्त जो है वो बीमारी लिए हुए नहीं होता। आप उसको खा सकते हैं, धो लें, साफ़ सुथरा कर लें, ठीक है। लेकिन अगर जानवर ज़िबा सही नहीं किया या एक जानवर मर गया, हमारे यहाँ ये मसला बहुत बड़ा है ना, कसाई जो है वो ईमानदारी से काम नहीं करते। मर गया, धुआं हो गया, मरने वाला था, छुरी फेर दी, चलो ये हो गया ज़िबा हो गया, लेकिन वो असल में ज़िबा
नहीं हुआ, उसका खून नहीं निकला। तो अब उसके बॉडी में उसकी जो जिस्म के सारे गोश्त के हिस्से हैं उसमें खून मौजूद है, और अगर आप वो खाते हैं तो फिर आपको लाजमी क्या होगा, बीमारियां होंगी लाजमी। समझ में आ रही बात आपको? तो हमारे यहाँ ये मसला है कि बाज़ाब्ता एक जगह होती है, कमेला बोलते हैं उसे, वहाँ पे लोग होते हैं गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो सही जानवरों को चेक करते हैं कि भाई ये सही है, बीमार तो नहीं है, सही है, और फिर सही तरीके से उसको ज़िबा करवाते हैं, और ज़िबा करवाने के बाद जब उसकी खाल उतर जाती है तो वो उस पर स्टैंप लगाते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से क्या लगाई जाती है? स्टैंप। आप देखें कभी कभी जब आप दुकान पे जाएंगे तो गोश्त लटका होता है, उस पर ब्लू कलर की स्टैंप लगी होती है। तो जिस पे ब्लू कलर की स्टैंप लगी हुई है वो समझ लो गवर्नमेंट ने उसको क्या करा है, एग्री किया कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही तरीके से ज़िबा हुआ है और ये मरा हुआ नहीं है जानवर, ज़िंदा जानवर काटा है हमारे सामने। और जिस पे स्टैंप नहीं लगी हुई, इसका मतलब है कि वो उस कमेले में नहीं काटा गया है, वो कहीं और काट लिया गया है। सही है, ज़िंदा था या मुर्दा था, क्या था, बीमार था, बीमार नहीं था, कुछ नहीं कहा जाता। अच्छा, फिर हमारे यहाँ इस बात का एतमाद भी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर मोहर लगाएगा वो सही लगाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर भी पैसे लेके अपना हिस्सा लेके स्टैम्प लगा देता है। तो ये है मेरी नज़र में एक बहुत ख़तरे वाली बात। अच्छा, वाइट मीट भी होता है। वाइट मीट में जैसे आपकी मुर्गियाँ हैं उनका गोश्त हो गया, जैसे आपके पास मछली है उसका गोश्त हो गया, ठीक है। कुछ लोग परिंदे खाते हैं जैसे बटेर है, उसका गोश्त हो गया। ये वाला गोश्त रेड मीट नहीं कहलाता, बल्कि क्या कहलाता है? वाइट मीट, क्योंकि इन जानवरों में खून ज़्यादा नहीं होता। इनको आप काटते हैं, थोड़ा सा खून होता है, वो निकल जाता है और पूरे बॉडी के अंदर खून मौजूद नहीं होता। तो वो वाला गोश्त निस्बतन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें नुकसान कम है। लेकिन ये जो रेड वाला मीट है ये बहुत ख़तरनाक है, इसका कुछ आप पता नहीं चला सकते कि आया जो आप खा रहे हैं वो सही गोश्त खा रहे हैं या सही गोश्त नहीं खा रहे हैं। अच्छा, वाइट मीट में भी एक मसला आ गया अब ना। वाइट मीट का मतलब जो फार्म की मुर्गी का हम गोश्त खाते हैं उसमें भी एक मसला आ रहा है। वो मसला ये आ रहा है कि फार्म की मुर्गी को गैर फितरी तरीक़े से जल्दी बड़ा करते हैं, गैर फितरी तरीक़े से जल्दी बड़ा करते हैं। जल्दी बड़ा करने का मतलब ये होता है कि 6 हफ्ते में वो पूरी मुर्गी बन जाती है। सही, 1.5 महीने के अंदर चूज़ा लेते हैं आप, उसको पालते हैं, उसको फीड खिलाते हैं। अच्छा, जो फीड खिलाते हैं वो फीड जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होती। ऑर्गेनिक का मतलब ये, जैसे हमारे यहाँ बाजरा है, गंदम है, ये ऑर्गेनिक फीड है। ये लूसन आपने डाल दिया मुर्गियों को, या धनिया डाल दिया, पुदीना डाल दिया, तो वो ऑर्गेनिक फीड खा लेती हैं। ये जो फीड बनती है इसमें क्या करते हैं, एक तो मछलियाँ मरी हुई, फिर ये जो कमेले में जानवर ज़िबा करते हैं तो उसका खून जमा हो जाता है, वो सारा खून उसमें डालते हैं फीड में और उसको प्रोसेस करते हैं। ये जो मुर्गियों की आंतड़ियाँ होती हैं, ये जो मुर्गी काट के आंतड़ी तो फेंक देते हैं ना, ये सारी आंतड़ी जमा कर लेती है फीड वाली कंपनी और उस फीड में डाल देती है। तो जो फीड असल में डेवलप हो रही है वो फीड दरअसल क्या है, वो मुर्गी को तेज़ी से बड़ा करने का नुस्खा है। लेकिन वो जिस फीड पर वो पल रही है वो वही चीज़ें हैं जिससे हमें बचना है, और उसी से वो पल रही है। और फिर जब वो वाला गोश्त हम खा रहे हैं तो उसका जो असर है वो हमारे बॉडी में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये जो जानवरों पर बीमारी आती है, इसको बचाने के लिए, मरने से बचाने के लिए इनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं केमिकल के। वो इंजेक्शन इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। यानी आपके बॉडी में अगर वो इंजेक्शन की दवा चली जाए, ठीक है, किसी भी मिक़दार में, तो वो आपको बीमार करती है, बीमारियां पैदा करती है। तो ये जो फार्म की मुर्गी है इसका गोश्त भी जो है वो अगरचे के ब्लड के लिहाज से तो इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो फीड उसको खिलाई गई है वो, और जो मेडिसिन उसको लगाई गई है वो, ये दोनों क्या है, इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। इसी वजह से आप देखिए हमारे जो लोग गोश्त खा रहे हैं मुर्गी का भी, उनमें भी एबनॉर्मेलिटी बढ़ रही है। सही है, यानी ऐसा समझ लीजिए कि कैंसर का मर्ज़ आम हो रहा है। ठीक है, कैंसर का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है
सेल बनने और मरने का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है, या तो ज़्यादा बनना शुरू हो गए इजाफी या फिर कम बनना शुरू हो गए, तो इसकी वजह से कैंसर की बीमारी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये सब बीमारियां गोश्त खाने से हो रही हैं। सही है। एक ख़ास किस्म का प्रोटीन गाय के गोश्त में होता है, वो तो आपके बॉडी के अंदर बहुत नुकसानदेह है, वो आपके जोड़ों को और आपकी हड्डियों को और आपके आसाब को कमज़ोर करता है। तो मैं इस वजह से इस बात का एग्री हूँ कि स्टॉप ईटिंग मीट। आप मीट सिर्फ वो खाएं जो घर के पले हुए जानवर हो, देसी मुर्गियाँ आपने पाली हुई हो, जिनको ऑर्गेनिक ग़िज़ा खिलाई हो, वो आप खाएं मज़े से, शौक़ से। ठीक है, परिंदे जो आपने घर में पाले हुए, बटेर पाले हुए, तीतर पाले हुए, वो खाएं आप मज़े से। लेकिन बाज़ाब्ता ऑर्गेनिक के बजाय मसनूई ग़िज़ा खिला के, दवाओं के ज़रिए जिन जानवरों को बहुत तेज़ी से बड़ा किया जाता है, उनका गोश्त खाना बहुत नुकसानदेह है। मैं इस हवाले से, अभी मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मेरे बॉडी के अंदर जो गाय के गोश्त में एक प्रोटीन होता है वो बहुत नुकसान करता है। यानी मैं अगर फ़र्ज़ करें ईद के दिनों में 2-3 दिन गोश्त खा लूँ लगातार, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझे 5-6 दिन तक जो है ना वो सादा ग़िज़ा खानी पड़ती है। यानी मैं सिर्फ रोटी खाऊंगा, चावल खाऊंगा, टमाटर और प्याज की चटनी बना के खाऊंगा 2-3 दिन तक। तो 2-3 दिन के बाद वो जो इफ़ेक्ट होता है उस प्रोटीन का जो गया है बॉडी में, वो जो है वो ख़त्म होता है। वरना वो प्रोटीन जो है वो बिल्कुल लागर कर देता है, हम लेट जाते हैं इस तरह के ऊपर, भाई कोई काम नहीं हो रहा, एनर्जी आपकी ज़ीरो हो जाती है। तो मैं इस वजह से जो है वो इसके अगेंस्ट में हूँ। उस्मान, आप किस वजह से अगेंस्ट में हैं? गोश्त खाने से ज़्यादा गोश्त अगर खा लें तो हम बीमार पड़ जाते हैं, इस वजह से आपको चाहिए कि गोश्त नहीं खाएं। लेकिन गोश्त नहीं खाएं तो फिर क्या खाएं? ये भी सवाल एक बहुत बड़ा भाई, अगर गोश्त नहीं खाएं तो क्या खाएं? तो इसका जवाब सादा सा ये है कि गोश्त नहीं खाएं नहीं कहा जा रहा, जो गैर मयारी गोश्त है वो मत खाएं। घर के पले हुए जानवर को काट के खाएं, देसी मुर्गी खाएं, सही है, और मछली खाएं। मछली का गोश्त में नुकसान नहीं है, जितना मछली का गोश्त फ़ायदेमंद है उसमें प्रोटीन भी बहुत बड़ी मिक़दार में पाया जाता है। और इसके अलावा प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो दालों से भी पूरी होती है, मूंग की दाल, माश की दाल, चने की दाल, इसमें भी वही प्रोटीन सारे होते हैं जो सारे प्रोटीन कहाँ होते हैं? गोश्त में होते हैं। लेकिन हम जायके के लिए दाल को अच्छा नहीं समझते, गोश्त को ज़्यादा फौक़ियत देते हैं। चलें भाई, अब आइए डोंट एग्री। कौन लोग हैं जो गोश्त खाने के हक़ में हैं? हुज़ैफ़ा हैं जी। कम खाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। मैं ये था कि गोश्त खाना नहीं चाहिए, तो उसमें सादा बैठे आपने बोल दिया कि कम खाना चाहिए। ठीक है, यानी आप इस बात से, ये जो इसमें स्टॉप का लफ्ज़ है वो ठीक नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए कि कम खाएं, सेहतमंद गोश्त खाएं, देखकर गोश्त खाएं, उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा कर लें, फिर गोश्त खाएं। यानी आप गोश्त ना खाने के बिल्कुल हक़ में नहीं है, खाने के हक़ में, लेकिन वो वाली उस एहतियात के साथ जो मैंने अभी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, हमारे यहाँ दुकानों में जो गोश्त मिलता है, आप कभी नोट कीजिएगा, अक्सर आपको महसूस होगा कि वो ज़िंदा जानवर का गोश्त नहीं है। उसकी पहचान ये कि वो सख्त नहीं होता, लटका हुआ होता है, ढीला होता है। सही, कभी आप जाएँ और करें, जो जानवर जो गोश्त लटके हुए हैं ना, उसमें कुछ तो गोश्त आपको लगेगा बिल्कुल ताज़ा है, ताज़े का मतलब वो सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, और कुछ आपको लगेगा बिल्कुल ढीला है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह दुकानदार ये भी तरीक़ा इख्तियार करते हैं कि एक पैकेट, एक बड़ा सा पीस जो है वो अच्छे वाले गोश्त का लटकाते हैं, और अंदर उन्होंने छोटे छोटे पीसेस जो लटकाए हुए होते हैं, इधर उधर पड़े हुए होते हैं, सारे क्या होते हैं? वो बेकार होते हैं, किसी मुर्दा जानवर के होते हैं। तो देखने में आपको वो लिखता है, और जब आप कहते हैं लाओ भाई आधा किलो दे दो, तो 1-2 बोटी यहाँ से काट के डालते हैं, बाकी सारा आपने देखा होगा इधर से उधर से इधर से वो डाल देता था। तो क्या करता है, दोनों चीज़ों को मिक्स करके लोग देख रहे होते हैं कि भाई अच्छा भी है गोश्त, लेकिन वो अच्छे के दुप्पल में बुरा गोश्त भी आपको लपेट के दे देता है। ख़ास तौर पे कीमे में, कीमा तो समझ लो, जब आप कहते हो 1 किलो कीमा दे दो, उस खुश हो जाता है वो, वही आप सब चीज़ें डाल दो इसको, जितना भी हमारे पास गंदे बला है, बेकार चीज़ें सब इसको
कूट दो, इसको क्या पता। और फिर मशीन का कीमा हो, वो तो माशाल्लाह इसको पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या चीज़ें आ गई। अच्छा जी, अलीना साहिबा, गोश्त खाने के हक़ में आप, क्या वजह? लिमिट में खाना चाहिए। हाँ सही है, अच्छा है, मुफीद है, दिख रहा है आपके सामने कटा है, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन अगर शक है गोश्त रेड हो रहा है, धोने के दौरान ही पता चल रहा है कि रेड है ये हद से ज़्यादा, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि भाई साहब इसका खून सही से निकला नहीं है। जो बिल्कुल, जो कुर्बानी का गोश्त है आपके पास, वो तो मुफीद है ना आपके लिए, आप उसे खा सकते हैं क्योंकि वो आपने अपने सामने उसको काटा है, सही तरीके से काटा है, सारा खून उसका निकला है, ठीक है। अच्छा, कुर्बानी के गोश्त में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जानवर के बारे में आपको ये पता नहीं होता कि ये बीमार है, सही। तो कुर्बानी का जानवर लोग ख़रीदते वक्त यही सारी चीज़ें देखते हैं कि वो बीमार तो नहीं है, उसको बुखार तो नहीं है। अभी जैसे एक बीमारी आई हुई थी लंपी, जिसमें जो है वो सारे जानवरों को फोड़े निकले हुए थे, मोटे मोटे थे। तो अब ऐसे जानवर को अगर आप काट लें, लंपी को, सही है, और उसको खाल उतार दें और उसके वो सारे हिस्से हटा दें, बाकी खा लें, उसमें भी इम्कान इस बात का है कि आपको वो बीमारी आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसामा, आप क्या कहते हैं, क्यों खाना चाहिए? प्रोटीन मिलती है आपको, इस वजह से ज़रूरत है कि आप गोश्त खाएं। इसके अलावा टेस्ट भी मिलता है ना। टेस्ट कैसे मिलता है भाई? आप बर्गर खाते हैं, उसमें भी आपको या तो मीट ही चाहिए, गोश्त चाहिए। बगैर गोश्त का बर्गर तो कोई भी नहीं खाता। अंडे वाला बर्गर भी खाते हैं तो उसमें बोलते हैं वो कोई ना कोई शामी कबाब डला होना चाहिए, ताकि बग़ैर गोश्त के खाने ऐसे होते हैं जैसे किसी कैदी को खाना दिया जा रहा है जेल में सज़ा के तौर पर गोश्त होता है तो सही है। अब तो घरों में सब लोग पूछते हैं क्या पकाए, गोश्त पकाए तो मुरक़बत से आगे बढ़ जाते हैं दस्तरखान पे। और अगर वो कहें बैंगन पके तो कोई अंडा तल लेता है, कोई बाहर से हलीम ले आता है, कोई 30 रुपए की छोले वाली बिरयानी पकड़ के ले आता है अपने लिए। और वो जो बैंगन पके होते हैं वो जैसे सजा के पतीले में रखे होते हैं, वैसे ही सजे हुए वो दस्तरखान पे भी रखे होते हैं और कोई उसको खाने की हिम्मत नहीं करता, सही है। तो दाल में भी लोग गोश्त ढूंढते हैं। वो दाल अगर पकाओ, चने की दाल गोश्त पकाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और पकाई दाल इसीलिए थी कि गोश्त नहीं पकाना है, लेकिन वो गोश्त में, दाल में भी क्या कह रहे हैं तो भैया इसमें थोड़ा सा गोश्त डाल दो। पालक पकाई इसलिए कि भाई पालक खाएंगे, बोला कीमा डाल दो पालक में तो नई नौजवान नस्ल जो है, आप लोग इनको बहुत प्रॉब्लम है, वो सब्जियां नहीं खाते, वो गोश्त खोर हैं। दरअसल सब्ज़ी खोर नहीं है, बल्कि क्या है, गोश्त चाहिए हर चीज़ में, सही है। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हैं सब लोग। भाई जब गोश्त चाहिए तो लो खाओ, खिचड़े चमड़े जो चाहे खिला देते हैं, सही है। फिर आपको पता, हमारे यहाँ तो ऐसे खूबसूरत लोग हैं जो गोश्त के दाम पे गधा खिला देते हैं पता आपको ये बात? लाहौर में गधा काट दिया उसने, खाल उतार दी, उसके बाद कौन सा वो और गाय एक जैसी हैं, बकरे के नाम पे कुत्ता खिला दिया हाँ, कुत्ता काटा, वैसे ही हलाल किया पूरा, खाल उतार दी। खाल उतारने के बाद आप पहचान लो, आप थोड़ी पहचान सकते हो ये जो है वो बकरे का गोश्त है या ये कुत्ते का गोश्त है, सही है। और वो खाते हैं लोग मज़े से, क्योंकि गोश्त है तो गोश्त होता है। इसी तरह से मुर्गी का गोश्त जो है वो हमारे यहाँ तो ऐसा ज़बरदस्त तरीके से बिकता है। मुर्गियाँ जब आ रही होती हैं तो रास्ते में मर जाती हैं 20-25। ऐसा थोड़ी होता है कि वो मुर्गी वाला जो 20-25 जो मर गई हैं उसको कहता वापस ले जाओ, वो भी ले लेता है। वो बिरयानी का ऑर्डर होता है 20 किलो गोश्त का, उसमें उसने 3 किलो जो है ये वाला गोश्त भी मिला दिया होता है, समझ रहे हैं आप। वो मरी हुई मुर्गी थी, वो काटी नहीं उसने, वहीं उसने बस उसको मुंडी उड़ाई उसकी,
खाल उतारी और पीसेस बनाए, और 20 किलो गोश्त में 5 किलो गोश्त ये वाला। इसी तरह से ये जो इतने बड़े बड़े फार्म होते हैं जहाँ मुर्गियाँ मर जाती हैं, आपका क्या ख्याल है, वो मुर्गियाँ फेंक देते हैं सारी? फेंकते नहीं हैं, वो भी तोल के बेच देते हैं थोड़ी कम कीमत में। सही है। तो शवारमे आपने देखे कितने सारे, ज़्यादातर शवारमे वालों को जो गोश्त मिलता है वो आप देखो, शवारमा 70 रुपये का है मिसाल है कहीं, मुर्गी 600 रुपये किलो हो जाए वो 70 का ही रहता है, वो नहीं बढ़ता, उसकी कीमत नहीं चेंज होती। मुर्गी 300 की हो जाए तब भी वो 70 का रहता है, मुर्गी 800 की हो जाए तब भी वो 70 का रहता है। इसलिए उसको तो गोश्त मज़े से मिल जाता है। मतलब ये सवाल पैदा ही नहीं होता है कि ज़िंदा है या मुर्दा है। इसलिए स्टॉप तो लफ्ज़ सही नहीं है, इसको होना चाहिए केयर करना चाहिए, खाने में केयर करनी चाहिए। क्लियर हो गई बात आपको? वेरी गुड। अच्छा मौजूद था, हमने बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया। अगला टॉपिक है ऑल पीपल वर्किंग इन ऑफिस शुड वेयर यूनिफॉर्म। ऑल पीपल वर्किंग इन ऑफिस शुड वेयर यूनिफॉर्म। चौथी बात, ऑल पीपल वर्किंग इन ऑफिस should wear uniform। ठीक है, पहले तो समझें ये मसला क्या है, मौजू क्या है। तमाम लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ऑफिसेज में, उन्हें चाहिए कि वो यूनिफॉर्म पहने। ये इन्होंने मौजू उठाया, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर ऑफिसर कौन है और उनके कारिंदे कौन है। किसी भी ऑफिस में जाइए आप तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, हर दूसरा आदमी जो है ऐसा लगता है कि ये भी ऑफिसर है, और वो भी अपनी बात उसी रोब से और उसी दबदबे के साथ करता है। अच्छा, जब यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, याद रखिए, यूनिफॉर्म जब कोई आदमी पहनता है तो यूनिफॉर्म में वो टैग लगाता है यहाँ पे अपने नाम का और ओहदे का, कि मैं कौन हूँ और मेरा ओहदा क्या है। तो नाम का टैग लगाने से फ़ायदा ये होता है कि अगर वो बदतमीज़ी कर रहा है, उसने कोई गैर कानूनी बात की है, तो आप फ़ौरन पता चला लेते हो ये कौन आदमी है, इसका नाम क्या है, इसने मुझसे रिश्वत मांगी थी, इसने मुझे बोला था। सही है, ये अंदाज़ा हो जाता है। और अगर यूनिफॉर्म में ना हो तो पता ही नहीं चलता। तो आपके ख़्याल में आप एग्री करते हैं या नहीं? लेकिन यूनिफॉर्म में एक मसला और भी होता है, ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म अलग होंगे, कलर के यूनिफॉर्म अलग होंगे, जो जमादार हैं उनके यूनिफॉर्म अलग होंगे, जो पियोन हैं उनके यूनिफॉर्म अलग होंगे। क्योंकि जो यूनिफॉर्म ऑफिसर का होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे जैसा यूनिफॉर्म मेरे पियोन का हो। तो अगर आप कहते हैं यूनिफॉर्म हो तो ये वाला इशू क्रिएट हो जाएगा कि सब बराबर नहीं लगेंगे। अभी यूनिफॉर्म नहीं है तो सब लोग क्या होते हैं, अपने अपने तौर पर लिबास पहनते हैं। तो आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं और कितने लोग डिसएग्री करते हैं? कौन एग्री करता है? कि ऑफिसेज में यूनिफॉर्म होना चाहिए। सब जो ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसमें वर्कर हो, ऑफिसर्स का नहीं होना चाहिए। नहीं, वर्कर तो नहीं होते ना ज़्यादातर, गवर्नमेंट ऑफिसेज में ज़्यादातर ऑफिसर्स होते हैं। आप जो वर्कर की बात कर रही हैं वो है जैसे गारमेंट्स कंपनी है, आमतौर पर गारमेंट्स कंपनी प्राइवेट होती है। और यूनिफॉर्म रखा क्यों जाता है, सवाल ये है। सबसे पहली बात तो ये कि पहचान हो सके, उसके रैंक का पता चल सके, उसका नाम का पता चल सके। अच्छा, बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जैसे ये सोच रही हैं कि वहाँ बहुत सारे मज़दूर हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो डिस्टिंग्विश करने के लिए कि जो मशीन चला रहे हैं उनका यूनिफॉर्म अलग होगा
जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं उनका यूनिफॉर्म अलग होगा, जो टेक्निकल काम करते हैं उनका यूनिफॉर्म अलग होगा। उनको बाज़ाब्ता कहते हैं कैप भी लगा के रखें आप, जो टेक्निकल काम करते हैं। तो वो तो डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, क्योंकि मजमा बहुत है, एक कंपनी के अंदर 1200-1500 लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा ये कौन है, किस डिपार्टमेंट का है। तो उसके लिए वो कहते हैं यूनिफॉर्म आप ज़रूर पहने। लेकिन यहाँ पर जो फोकस मैं कर रहा हूँ, मैं जिस तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, वो दरअसल किसी प्राइवेट कंपनी का यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वो यूनिफॉर्म है किसका, गवर्नमेंट में ऑफिसेज में जो काम हो रहा है वहाँ पर। अब मैं मिसाल देता हूँ, आपको देखा होगा आपने, पुलिस आती है, ठीक है, तो पुलिस की जो गाड़ी है उसमें चंद लोग तो होते हैं जो यूनिफॉर्म में होते हैं, लेकिन 2 लोग होते हैं सादा कपड़ों में, देखा आपने। और जब भी किसी को पकड़ के थप्पड़ मारने, उसको कूटने की बात की जाती है, तो सिर्फ वो दो लोग करते हैं जो सादा कपड़ों में होते हैं, वो नहीं करते जो यूनिफॉर्म में होते हैं, जिन्होंने टैग लगाया होता है, जिनका नाम लिखा होता है, वो नहीं करते इसकी बात। सही है, वो जो 2 आदमी लेकर आते हैं बाहर से, अब वो पता नहीं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं नहीं हैं, तो प्राइवेट गुंडे तो नहीं है, प्राइवेट पहलवान तो नहीं है जो उन्होंने रखे हैं अपने लिए, आ जाओ भाई, लोगों पे रोप डालते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। सही है, तो असल में ये कानून होना चाहिए और इसकी जानिब सबको तवज्जो दिलानी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ा लोग हैं वो जब भी ड्यूटी पर हों तो वो यूनिफॉर्म पहने, ताकि ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पता है आपको, पूरी दुनिया के अंदर किसी जगह पर गवर्नमेंट का ऑफिसर हो और वो सादा कपड़ों में हो, अपने घर के कपड़ों में आ जाए, कभी भी बर्दाश्त ही नहीं करते, गैर कानूनी समझते हैं इसको। उनके लिए शर्त होती है कि आपको किस में आना पड़ेगा, यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म, हत्ता के जज के भी यूनिफॉर्म होते हैं, यानी जज जब आता है तो उसके ख़ास लिबास होता है, वही पहन के वो बैठेगा, वही पहन के वो फैसले करेगा, समझ रहे हैं आप, उसके बग़ैर वो फैसले नहीं करेगा, उसको लोग कबूल नहीं करते। पूरी दुनिया में ये सिलसिला है, हमारे यहाँ ये सिलसिला नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, पजामा पहन के भी आ जाइए आप, सही है, ट्राउज़र पहन के पहुँच जाएँ, इसमें तो खैर हर्ज नहीं है कि आप कोई से भी कपड़े, लेकिन इशू ये आता है कि जब गैर कानूनी काम करते हैं तो ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि काम करने वाला कौन है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल है। ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें सारे ही लोग एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री की बात इसमें कोई भी नहीं होगी। चलें जी, उसके बाद अगला टॉपिक आखिरी जो है नो एनिमल शुड बी अलाउड ऑन द रोड, नो एनिमल शुड बी अलाउड ऑन द रोड, रोड पर एनिमल को अलाउ नहीं करना चाहिए। ये इसमें डिसएग्री तो हो ही नहीं सकता, सभी एग्री करेंगे। हाँ, नो एनिमल शुड अलाउ ऑन द रोड्स। ठीक है, तो इसमें ये जो किताब वाले हैं ये किस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहे हैं कि ये जो सड़कें होती हैं जिस पे गाड़ी चलती ही तेज़ रफ्तारी से, सही है, और बड़े हादसात रूनुमा हो जाते हैं अगर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी जा रही हो और रोड क्रॉस करते हुए इधर से उधर से कोई बकरा आ जाए, कोई गाय आ जाए, सही है, कुत्ता आ जाए। कितने लोगों की मोटरसाइकिलें गिरती हैं कुत्ते से, सामने कुत्ता आ जाता है। मेरे साथ तो एक बड़ा अजीब हादसा हुआ, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी में था, एक कुत्ता आया और आके ऐसे घुसा कि वो मेरा जो व्हील है ना अगला, और जो वो है जंप, व्हील और जंप के बीच में कितनी जगह होती है, उसमें फंस गया। बच्चा था, व्हील और मतलब मैंने रोका, वो रुका, ये वो उसमें घुस गया और मैं गिर पड़ा धड़ाम से, तो खराशे मराशे आ गई।
और जब लोग आए तो वो मुझे तो देख नहीं रहे, अरे ये तो बच जाएगा, वो कौन फंसा हुआ है, कुत्ता फंसा हुआ, और सब हंस रहे कि ये फंसा कैसे घुस गया इसके अंदर। फिर किसी ने जो उसको पकड़ा पीछे से, वापस गाड़ी पीछे खींची तो उसमें होती है लचक, निकल गया भाई, लगा दिया। तो ये अलाउ तो कोई करता ही नहीं है। यहाँ तो लफ्ज़ लिखा है ना अलाउ, अलाउ का मतलब उनको इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब एनिमल के बारे में आप कैसे फ़ैसला करोगे, उनको इजाज़त दें या एनिमल ने सारे प्ले कार्ड लेके खड़े किए हमें इजाज़त दें रोडों पे आने की। हमने बोला अच्छा आपको इजाज़त है, और बोला नहीं आपको इजाज़त नहीं, आप नहीं आना। अच्छा जब उनको बोल दिया आप नहीं आना तो वो खड़े हुए सारे, आ ही नहीं रहा कोई रोड पे। मेरा ख्याल है ये जुमला जो है ना बड़ा अजीब सा है। हाँ ये होना चाहिए, इंतज़ाम ऐसा किया जाए रोडों पर, ख़ास तौर पर जो बड़ी रोडें हैं, बड़ी सड़कें हैं जहाँ तेज़ रफ्तारी से, जैसे आपका मेट्रो है, जैसे आपका हाईवे है, उन हाईवे के चारों तरफ ऐसे फेंस लगाने चाहिए जिससे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई जानवर जो है वो ना आ जाए। अच्छा एक बात आपने नोट की होगी, अक्सर आपने फेसबुक पे पोस्ट में और वीडियोस में देखा होगा, बैरूनी ममालिक के अंदर वो गाड़ी लेके जा रहे होते हैं तो सामने शेर आ जाता है, या जो है वो गेंडे आ जाते हैं। सब लोग गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कब कि भाई ये गेंडा जाएगा तो हम जाएंगे आगे, करीब भी आ जाते हैं। तो ये क्या है, वो तो बड़े अच्छे ममालिक हैं, उन्होंने क्यों इंतज़ाम नहीं किया हुआ? असल में अच्छे ममालिक हैं वो, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो जंगल थे ना, वो जो जंगल थे उसको छेड़ा नहीं और उसके बीच में से सड़क बना दी इंसानों के लिए कि आप जब जाएं तो जंगल को ज़रा देखते हुए जाएं कि जंगल क्या होता है। यानी उन्होंने इसको हमारे यहाँ जब सड़क बनाई जाती है तो जंगल ही ख़त्म कर देते हैं, ये जंगल ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सड़क बन रही है यहाँ पे। वो लोग सड़क के लिए जंगल ख़त्म नहीं करते, बल्कि लर्निंग के लिए, बच्चों को बताने के लिए, फैमिलीज़ को समझाने के लिए कि ये जंगल होता है, इसमें ऐसे जानवर रहते हैं, तो वो पूरा जंगल को आबाद रखते हैं। सही है, पूरी एक बाज़ाब्ता इंतज़ामी मशीनरी होती है जो उस जंगल को मैनेज करती है। वहाँ जो जानवर हैं वो ज़िंदा रहें, उनकी अफजाइश नस्ल हो, सही है, उनकी बढ़ोतरी हो, कोई ख़ास जो जानवर है वो जो है मर तो नहीं रहे सारे जानवर। इसका निगरानी करने के बाद फिर वो वहाँ से बीच में से क्या करते हैं, एक रोड निकाल देते हैं, रास्ता निकालते हैं क्रॉस करने के लिए। उस रास्ते पे जो लोग जाते हैं वो दरअसल इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम जंगल को अपनी करीब से ज़रा देखें। तो आपने जो फिल्में देखी हैं या आपने जो मूवीज़ देखी हैं, उसमें जब वो कोई जा रहे होते हैं गाड़ी के अंदर और सामने शेर आ जाता है, तो असल में सामने शेर नहीं आया, हम लोग उनके रास्ते में आ गए। यानी जो इंसान है अपनी गाड़ी लेके उनकी प्रॉपर्टी में दाखिल हो गए, ऐसा हुआ है। दरअसल ऐसा नहीं हुआ है कि वो हमारे इलाके में दाखिल हो गए, बल्कि हम उनके इलाके में दाखिल हो गए। इसीलिए वो गाड़ी तेज़ी से नहीं भगाते, रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हमारा राइट इस वक्त कम है और सामने वालों का जो राइट है वो इस वक्त ज़्यादा है। ये हमारे रास्ते में नहीं आए हैं, बल्कि हम इनके इलाके में आ गए, इसलिए वो रुक जाते हैं। ठीक है, बस।